हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज का टॉपिक आप लोग थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे आज क्या बात करने वाली है। तो यदि आपने अभी तक प्राणी जगत के है ना किंगडम एनिमेलिया के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो आपको चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड है। कहाँ पर? चैनल पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे चैनल पर, वहाँ पे प्लेलिस्ट है क्लास 11th जीव विज्ञान, कक्षा 10 का कक्षा 11 जीव विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, वहीं पर सारे वीडियोस आपके अपलोड है। तो आपको वो प्लेलिस्ट चेक करनी है और वहाँ से सारे वीडियोस को लेकर के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर ये हमारा 4 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कट करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई का मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब है भैया कि बोरिंग, हम बोर हो चुके, ये हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यदि बायोमन फैकल्टी में आ गए हो, बायोमन के पास पढ़ने आ गए हो ना, तो बोरिंग वर्ड हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा या इस संघ को हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले का जो संघ था है ना, संघ पोरीफेरा, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। तो बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा कि संघ पोरीफेरा का उदाहरण दीजिए मुझको। संघ पोरीफेरा का उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए, बताइए। सही बच्चे देंगे। मैंने बताया था संघ पोरीफेरा में कितने एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, है ना, बताया था ना। सही बच्चों को बताया था, सही बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिलेंट्रेटा या निडेरिया पढ़ेंगे। सिलेंट्रेटा जो जीव हैं, इन जीवों का सबसे जो प्रमुख लक्षण है, सिलेंट्रेटा में इनका जो प्रमुख लक्षण है, इनका जो है सिलेंट्रेटा के जीवों का जो प्रमुख लक्षण है वो है हमारा दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं, ठीक है, आप एनसीईआरटी खोलोगे तुमको देखने को मिलेगा दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं क्या होती हैं? दंश कोशिकाएं इन सिलेंट्रेटा के जीवों को भोजन को पकड़ने में, है ना, यदि कोई उनको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो उसको मारने में, है ना, इस प्रकार वो काम करती हैं। ठीक है, तो दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे कि वो कहीं पर जो जीव है सिलेंट्रेटा, वो जीव कहीं पर जा रहा है तो हमको तो चलने के लिए पैर है हमारे, हम जा रहे हैं तो हम पैर से चलेंगे। लेकिन अगर सिलेंट्रेटा का जीव जाएगा चलेगा तो कैसे चलेगा? चिपकना पड़ेगा उसे, नहीं चिपक फिसल के नीचे आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर जीव ना पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पानी में। बहुत ढेर सारी प्रजातियां, सारी चीजें पानी में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या करती है, ठोस सतह में चिपकने का कार्य करते हैं और शत्रु से रक्षा करती हैं। तो देखिए सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इस निडेरिया संघ का हम आपको जो उदाहरण बता दें, ठीक है, उदाहरण है हमारा हाइड्रा। ठीक है, देखिए हाइड्रा कैसा होता है। इसके बाद आता है कोरल। कोरल का मतलब जानते क्या होता है? कोरल का मतलब होता है मूंगा। इसके बाद आता है जेलीफिश आदि, ये होते इसके उदाहरण। ठीक है, कोरल हो गया, जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारी चीजें क्या हुई? सारी चीजें हुई इसके उदाहरण। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाइड्रा भैया होता है, हाइड्रा कैसा बना होता है। सबसे पहले देखना, ठीक है, देखो यहां पर ऐसा, फिर ऐसे नहीं है। ठीक है, ये देखिए, है ना, देखिए ऐसा कुछ है, जो यहाँ का भाग है ना वो ऐसा कुछ है, ऐसा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये हुआ हमारे, फिर देखिए
ये देखो हाइड्रा ऐसा होता है ना, देखे हो ना आप लोग, सभी लोग देखे हैं हाइड्रा कैसा होता है, बताइए। हाइड्रा ऐसा होता है कि नहीं हमारा, बताइए बच्चे, बताइए। हाइड्रा ऐसा होता है कि नहीं। हाइड्रा में देखा गया कि हाइड्रा के ऊपर एक संरचना पाई जाती है ना। हाइड्रा के ऊपर ये जो संरचना है, ये संरचना क्या करती है, ये संरचना हाइड्रा को चलने में, भोजन पकड़ने में, है ना, इन सारी चीज़ों में काम करने में उसकी मदद करती है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जो ये चलने में, भोजन के लिए पकड़ने में मदद करती है, और यही इसको बोलते हैं संस्पर्क, ठीक है, लिख दें, संस्पर्शक, ठीक है, संस्पर्शक, ठीक है, संस्पर्शक, ठीक है, क्या बोलते हैं, संस्पर्शक। ये संस्पर्शक क्या करता है, भोजन को पकड़ने में, चलने में, ये सारी चीजों में मदद करता है संस्पर्शक, ठीक है। टेंटिकल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंटिकल्स, संस्पर्शक हुआ। ये आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। ये देख रहे हैं, इसको हमने बोला टेस्टिस। ये यहाँ पे जो इसका ये भाग है, इसको हमने बोला माउथ, क्या बोला, माउथ। अब इसको क्या बोला हम, इसको हमने बोला बड। बताइए, ओवरी, टेस्टिस, माउथ, टेंटिकल्स, सारा कुछ समझ गए, बताइए। हाँ, अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रा के जो बीच का भाग होता है, ये यहाँ पे, ठीक है, भोजन वोजन पकता है, इसको हम लोग जूम करके देखेंगे, इसको काट के देखेंगे आखिर भोजन कैसे जाता है ना। तो इसको जब हमने जूम किया तो देखो हमको कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी, ये एक आया, एक ये गोला बना, इसके बाद देखिएगा ये देखिए, इमेज बनाना काफ़ी खतरनाक होता है ना। फिर देखो देखिए, ठीक है, हाँ ये देखो जस्ट ऐसे, फिर इसके बीच में हमने ये बना दिया, ठीक है। इमेज देखते चलना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे रेशेदार पाए जाते हैं, है ना, ये देखो ऐसा कुछ इसके बीच में, ठीक है। इसके सबसे ऊपरी वाली परत को हमने बोला एपिडर्मिस, ये सबसे जो ऊपरी वाली परत है उसको हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। बताइए, समझ आया। सबसे ऊपरी वाली परत को बोला एपिडर्मिस, फिर बोला गैस्ट्रोडर्मिस, ये जो परत है अंदर वाली, इसको हमने बोला गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी लेयर्स है, ठीक है, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो यहाँ पे बीच में भैया दिख रहा है ना ऐसा कुछ, यही तो है हमारा फूड, यही तो है हमारा खाना, ठीक है, क्या है, यही है हमारा फूड। अब ये देखिए फूड किस प्रकार से अंदर प्रवेश करता है, तो फूड पड़ता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा। ये यहाँ पे कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा फूड यानी कि खाना इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्रीय जठर संवाहिनी गुहा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय जठर संवाहिनी गुहा, ठीक है। तो बताओ हाइड्रा के बारे में आप लोग समझ गए कि नहीं, बताइए, बताइए बच्चे, हाइड्रा के बारे में आप लोग समझ गए कि नहीं। और इसके उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण है फांजिया, कोरल को हम लोग फांजिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फांजिया हो गया। इसके बाद हो गया ओबेलिया, ओबेलिया,
है ना। उदाहरण आप लोग लिख लेंगे, बहुत ढेर सारे हैं। उदाहरण है ओबेलिया, एक होता है ओरेलिया, ठीक है। ये सारे जीव क्या हैं, ये सारे समुद्री जीव है, ठीक है। सारे कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और दूसरा हुआ फाइसेलिया, बताइए कितने लिया है ना, कितने लिया नाम के जीव हैं, फाइसेलिया, फिर यहाँ पे डाल दो आदि। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेंट्रेटा और निडेरिया, जो हमारा सिलेंट्रेटा संघ है, इस संघ की खास बात क्या है। इस संघ का खास बात है, इस संघ की प्रमुख लक्षण यही है कि इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन दंश कोशिकाओं का काम क्या होता है बच्चे, तो याद देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दंश कोशिकाओं का काम होता है ठोस सतह पर चिपकना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं दंश कोशिका, ठीक है। दंश कोशिका का पहला काम होता है ठोस सतह पर चिपकना, ठीक है। पहला काम होता है ठोस सतह पर चिपकना। फिर सेकेंड क्या होता है, भोजन को पकड़ना। यहाँ पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, भोजन को पकड़ना। नेक्स्ट, शत्रु से रक्षा करना। अब देखो ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं, शत्रु से रक्षा कैसे करती हैं। जब शत्रु इनको पकड़ता है, समझना, ठीक है, समझ लेना यहीं पर। जब शत्रु इनको पकड़ता है, यहाँ पे जैसे पकड़ता है हाइड्रा को, यहाँ पकड़े तो ये हाइड्रा को जब कोशिका दबी तो दंश कोशिकाओं से एक जहरीला पदार्थ इंक्रीज हुआ, जहरीला पदार्थ निकला। और वो जहरीला पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर घुस करके वो टॉक्सिक बना देता है, एक विषैला पदार्थ बना देता है, जिसके कारण से हम मतलब कि जो उसको टच करता है, जो उसको खाने का प्रयास करता है, वो उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। कोशिका दबने से विषैला पदार्थ निकलता है। दंश कोशिका अगर दब गई तो विषैला पदार्थ निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसमें क्या करेंगे, इस दंश कोशिका को हम लोग निमैटोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, निमैटोब्लास्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसे में खाना पचता है, फिर जिससे खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माउथ है, माउथ से खाना इंटर किया, लेकिन यहाँ पे कोई एनल नहीं है, गुदा द्वार नहीं है, तो इसी से खाना बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आप डालिए जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। सामान्य लक्षण, चलिए सही बच्चे लिखेंगे सामान्य लक्षण, ठीक है। चलिए पहला लक्षण लिखिए कि इस संघ के प्राणियों में अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, तथा ऊतकी स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। पहला नंबर, इन संघ के प्राणियों में अरीय सममिति तथा ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखो कि इस संघ के जंतु में दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका लिखो, इस संघ के जंतु में क्या पाई जाती है बच्चे, इस संघ के जंतु में दंश कोशिका पाई जाती है। और दंश कोशिका संस्पर्कों, है ना, संस्पर्क, ठीक है, संस्पर्शकों या शरीर के अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दंश कोशिकाएं होती हैं, निमैटोब्लास्ट होते हैं, वो यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं और शरीर के अन्य स्थान पर, ताकि भैया तुम उसका पूरा शरीर वो कहीं से छुओ ना तो तुरंत जहरीला पदार्थ इंक्रीज कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इन जंतुओं का शरीर आरी सममिति का होता है और ऊतक स्तक का शारीरिक संगठन होता है, जो नंबर 1। अब देखिए नंबर 2 में लिखिए कि इन जंतुओं के शारीरिक भित्ति के 2 स्तर होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इस संघ के जंतु के शारीरिक भित्ति के 2 स्तर होते हैं, पहला एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म, ठीक है। इसको लिख लो, पहला हमारा है एक्टोडर्म, क्या है, पहला है हमारा एक्टोडर्म और दूसरा है हमारा एंडोडर्म, ठीक है। क्या होगा कि इस जंतु के शारीरिक भित्ति का, जो इसका शरीर बना होता है, वो 2 स्तर का बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इसी कारण से इन्हें द्विस्तरीय या द्विकोरिक प्राणी भी कहते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या बोलते हैं, इसी कारण से इन्हें द्विस्तरीय बोलते हैं या फिर बोलते हैं द्विकोरिक प्राणी, ठीक है। यही एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, इसी कारण से इन्हें द्विस्तरीय या फिर द्विकोरिक प्राणी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, इंग्लिश में लिख लो, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों स्तरों के बीच, है ना,
ये जो दो स्तर पाए जाते हैं, इन दोनों स्तरों के बीच मीसोगीलिया पाया जाता है। लिखो, और इन दोनों स्तरों के बीच मीसोगीलिया पाया जाता है। और ये मीसोगीलिया क्या होता है? मीसोगीलिया अकोशिकीय होता है। ठीक है, और इन दोनों स्तरों के बीच अकोशिकीय मीसोगीलिया पाया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए कि इन जंतुओं में गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है। ठीक है, इन जंतुओं में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है या फिर केंद्रीय जठर संवाहिनी गुहा पाई जाती है, जो पाचन नली के समान कार्य करती है। क्या करती है? इसी में खाना पाचन होता है भैया। ठीक है, अब ये एक प्रकार की सेल भी है, एक प्रकार की टिश्यू भी है। ठीक है, जो क्या करती है? पाचन के समान कार्य करती है। यह छिद्र मुख कहलाता है, जहां से भोजन प्रवेश करता है या छिद्र मुख कहलाता है, और उसी मार्ग से भोजन को बाहर निकाला जाता है। इसमें गुदाद्वार या एनल नहीं होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला है, मुख के चारों ओर हाइपोस्टोम पाया जाता है। ये जो यहाँ है ना मुख, यहाँ पे हाइपोस्टोम पाया जाएगा। हाइपोस्टोम, मुख के चारों ओर हाइपोस्टोम पाया जाता है। मुख के चारों ओर संस्पर्शक व टेस्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए कि नेक्स्ट है कि मुख के चारों ओर हाइपोस्टोम पाए जाते हैं और मुख के चारों ओर संस्पर्शक या फिर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र व श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, है ना। इस संघ के जंतु में, संघ सिलेंट्रेटा, संघ निडेरिया के जंतु में परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि इनमें कुछ सदस्य में, जैसे कोरल हो गया, इनमें कुछ सदस्य में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, जो हमारा कोरल होता है, जिसको हम लोग मूंगा बोलते हैं। मूंगा में क्या होता है? मूंगा जो होता है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। मूंगा जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, काफ़ी लड़कियां पहनती हैं, बताइए, है ना, बच्चे भी पहनते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। वो हमको एक जीव से मिलता है, उसको बोलते हैं कोरल। ठीक है, तो लिखेंगे कि इनमें कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट है कि इन जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता का मतलब इनकी स्टेज लार्वा स्टेज होती है, फिर मतलब ये भिन्न भिन्न होते हैं। बचपन में दिखेंगे तो कुत्ते जैसे, बाद में दिखेंगे शेर बन जाएंगे, और बाद में दिखेंगे हाथी बन जाएंगे, ऊंट बन जाएंगे। मतलब इनकी जो शक्ल है ना बदलता रहता है। जैसे मेढक का बताया था ना आपको, मेढक पहले मछली की तरह दिखता है, बाद में टैडपोल हो जाता है, ये हो जाता है, बाद में मेढक दिखता है ना। चलो, यानी कि मछली मेढक को रख दो, बता नहीं पाओगे बचपन में। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें बहुरूपता पाई जाती है। ये जंतु एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। इन जंतुओं में क्या होती है? इन जंतुओं में बच्चे बहुरूपता पाई जाती है और ये जंतु एक से अधिक आकार मतलब रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, देख लो तुम लोग, फिर मैं थोड़ा सा मिटा दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझाने वाली बात आ गई अब। ठीक है, देखिए समझाने वाली बात क्या है? बहुरूपता पाई जाएगी तो इनमें दो अवस्था पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है पॉलिप अवस्था। क्या होती है? पॉलिप अवस्था। पॉलिप अवस्था का मतलब होता है बेलनाकार। ठीक है, पॉलिप अवस्था का मतलब क्या होता है? बेलनाकार। अब जैसे हाइड्रा देखे हो, हाइड्रा बेलनाकार है, देखो हाइड्रा बेलनाकार है ना। लेकिन जेलीफिश देखो, जेलीफिश कैसे होती है? ऐसे होती है, बताइए, जेलीफिश ऐसे होती है ना। तो इसका आकार कैसा है बताइए? तो पॉलिप आकार यानी कि बेलनाकार होता है, जैसे हमारा हो गया हाइड्रा। हाइड्रा वाइड्रा क्या होते हैं? ये सब स्थावर होते हैं। स्थावर मतलब एक स्थान पर टिके रहते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या आता है? सेकंड नंबर की अवस्था को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा अवस्था। मेड्यूसा अवस्था, ठीक है, सेकंड नंबर की जो स्टेज होती है, सेकंड नंबर की अवस्था को बोलते हैं मेड्यूसा अवस्था। इसको बोलते हैं छत्रक। छत्रक मतलब घूमने टहलने वाला। ठीक है, इसमें आता है जैसे ऑरेलिया जेलीफिश। क्या आता है हमारा? ऑरेलिया, फिर आता है जेलीफिश। यानी कि जो मेड्यूसा अवस्था में होते हैं जैसे जेलीफिश वगैरह, ये सब चीजें चलती रहती है, घूमते रहते हैं। ठीक है, और पॉलिप अवस्था में हाइड्रा क्या होते हैं? स्थावर होते हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें लिखिए, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि इन जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि इन जंतुओं में, लिखिए लिखिए बच्चे, ठीक है, चलिए लिखिए कि इन जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। ये जंतु एक से अधिक रूपों में मिलते हैं।
जंतु क्या होते हैं, एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। पहली अवस्था हो गई पॉलिप अवस्था, इसमें बेलनाकार जंतु होते हैं, जैसे हाइड्रा, ये स्थावर होते हैं, एक जगह पर स्थित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेड्यूसा अवस्था, ये छत्रक होते हैं, जैसे ऑरेलिया जेलीफिश, है ना, पूरे समुद्र में टहलते रहते, पूरे समुद्र में घूमते रहते, ठीक है, उनको हम लोगों ने बोला मेड्यूसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है नेत्र बिंदु स्टैटोसाइट्स पाया जाता है, इसमें नेत्र बिंदु पाया जाता है, ठीक है, स्टैटोसिस्ट, जिसको हम लोगों ने बोला नेत्र बिंदु, ठीक है, इसमें स्टैटोसिस्ट पाया जाता है, इसमें नेत्र बिंदु पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लिखिए कि इसमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। इनमें क्या होता है, इनमें अलैंगिक जनन, इनमें दोनों जनन होता है, इसमें नर व मादा क्या होता है, एक में होता है, ठीक है, नर प्लस मादा। तो इसमें जो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन द्वारा इसमें क्या होता है, इसमें मुकुलन की क्रिया। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, मुकुल निकलते, बड निकलते, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर यदि इसमें लैंगिक जनन होता है और इसमें लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मुकुलन कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन का निर्माण होता है और लैंगिक जनन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ये हुए आपके शंख सिलेंट्रेटा या शंख निडेरिया, ठीक है, इसके सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसके उदाहरण लिखेंगे नीचे, हाइड्रा हो गया, कोरल हो गया, जेलीफिश हो गए, ओबेरेलिया हो गए, ऑरेलिया हो गए, फाइसेलेरिया हो गए आदि, ठीक है। ये हुए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं पर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने शंख सिलेंट्रेटा पढ़ा। आज आपको पढ़ करके कैसा लगा, और एक दूसरा चैनल है हमारा, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है, जिस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। उस चैनल पर आप लोग जाकर के मैसेज करिए, हम लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको हमसे बात करनी, बायोमन से बात करनी, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।